Hello everyone, welcome to Noobcast. So today we are going to do a podcast with Anushka Bakshindani, who is a self-taught programmer, a singer, dancer, a karate champ, and an inspiring personality. So let's get started and get some insights from his journey. Hello Anushka. Hi Mitesh, thank you for inviting me to Noobcast. And I'm glad somebody from our college started a podcast because I was dreaming to start one, but I did not get the time to. I'm glad you were starting one. Thanks Anushka for appreciation. So let's move to our first question. Uh, this question is making you comfortable. So what are your hobbies? Oh, okay. I haven't, I cannot define my hobbies because whatever I look at, whatever new things I look at, मेरे को करना होता है हमेशा. So there are no hobbies as such. One day I would like to do painting, one day I'll sing, one day I'll play some instrument. So there's no hobby as such. I can do anything anytime. जैसे आपने सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे बैलेंस कैसे होता है ये सब, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जैसे साइड हसल में पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैनेज करना बहुत ज्यादा वो हो जाता है, हार्ड हो जाता है सम टाइम। तो आप कैसे मैनेज करिए? जैसे आपने सिंगिंग भी की है, डांसिंग भी की है, आई एम अहमदाबाद में आपने डांस कॉम्पिटिशन जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट एट कराटे एंड सिल्वर मेडलिस्ट एट स्केटिंग। व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड तभी मैंने स्केटिंग नेशनल्स जीता था. उसके बाद कॉलेज में आके वो कराटे भी इट वाज बिफोर 7th स्टैंडर्ड. उसके बाद आई यूज्ड टू डू एथलेटिक्स. मतलब जब जब अपॉर्चुनिटीज मिलता था आई यूज्ड टू में बचपन से बहुत एथलेटिक बनाया क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना हर एक इंसान में जरूरी है जिससे समझ आए कि हम लोग को कैसे काम करना है, कितना कंपेटिटिव होना है, कैसे कोई चीज को अक्वायर करना है, कितना मेहनत करना है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो उससे सीखने मिला मेरे को सिंस द स्टार्ट. तो बचपन में इतने सारे क्लासेस किया, इतने सारे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया, जीता, उससे सीखा. फिर यहाँ यहाँ पे आके मुंबई में आई सॉ कि स्केटिंग का अपॉर्चुनिटीज इतना ज्यादा नहीं है. मतलब आई couldn't find any classes nearby me which were good. So I joined athletics in my school. फिर उसमें आई यूज्ड टू do all of the things possible. 400 meters, 100 meters relay, javelin, हाई जंप, जो बोल सकते सब कुछ ट्राई किया. उसमें आई went to the district level in brisk walking, which is a new sport which I found out in college, which is not like normal walking, it is different. So वो किया. फिर कॉलेज में आके देखा तो में आई वाज फुल इनटू जेई प्रेपरेशन, जबकि कुछ हुआ नहीं. पूरा डिप्रेशन, आई डोंट नो, डिप्रेशन टाइप फेस था तभी मेरा. आई यूज्ड टू फील वेरी लो. आई फेल्ट दैट वाज माय लोएस्ट इन माय लाइफ क्योंकि तभी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट टू डू. नॉट टेकिंग इन अ जोकिंग वे, आई टेक मेंटल हेल्थ वेरी सीरियसली, बट तभी आई नो इट वाज अ वेरी लो फेज इन माय लाइफ. तो आफ्टर दैट व्हेन आई केम टू कॉलेज आई न्यू कि मेरे को देखो ये सब तो कर लिया, अभी ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है पढ़ाई उतना अच्छे से, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है मेरे को, कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरे को मजा भी आए और मेरा जो बचपन से किया हुआ है आई वांट टू कैरी इट फॉरवर्ड, आई वांट टू यूज इट समवेयर. तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्लब्स और वो सब तो बहुत सारे हैं. तो मैंने फर्स्ट ईयर में ऑडिशन दिया था सब चीजों के लिए. 5 क्लब्स थे, डांस, ड्रामा, फैशन शो, बैंड और एक लिटरेचर क्लब था. सबके लिए ऑडिशन दिया था और सब में सिलेक्ट हो गई थी. तो ऐसे TSEC में इट इज नॉट पॉसिबल टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू ईदर सिलेक्ट 1 or 2 मैक्स. So I chose in my first year fashion show and उसके साथ I was in the band. But I don't know how I was in the literature club also. कुछ किया नहीं लिटरेचर में, बस थी. फिर उसके बाद फैशन शो यूज किया. मतलब अभी यूज टू विन कॉम्पिटिशन्स, उसमें भी प्रैक्टिस कर करके, उसमें पूरा कॉलेज बंक करके हम प्रैक्टिस ही करते थे. तो बैंड में यूज टू प्रैक्टिस एट माय होम, द होल बैंड यूज टू कम और हम लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे. जीते तो नहीं बट बहुत मजा आता था, बहुत ज्यादा. उससे आई यूज टू रीलिव माय म्यूजिक डेज. और हाँ, जब मैं मुंबई आई तब मैंने क्लासिकल सिंगिंग स्टार्ट किया. तो आई एम अ 3 years ट्रेन्ड सिंगर इन कर्नाटकी म्यूजिक. तो वो भी किया. फिर उसके बाद मैंने ड्रम्स किया स्कूल में, खुद से सीखा देख देख के लोगों को. वो भी मैंने सीखा था बचपन से कि हाउ टू लुक एट अदर्स इन अ वे कि इनसे क्या सीखने मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन ऐसे ही होते हैं, दूसरों को देखेंगे अरे उन्होंने ये शॉट कैसे खेला, उन्होंने ऐसा स्ट्रोक कैसे मारा स्विमिंग में, देख देख के सीखते हैं. तो वो किया मैंने. उससे मेरे को म्यूजिक में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा. फिर मैंने म्यूजिक कंटिन्यू किया कॉलेज में. फिर उसके बाद आई गॉट अ केटी इन माय फर्स्ट ईयर. तो मैंने सोचा कि उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है, फिर तो मैं फेल हो जाऊंगी, इधर ही थोड़ी पड़े रहना है TSEC में. तो आई स्टार्टेड स्टडिंग. बट उसके पहले ही देयर वाज वन मोर ऑडिशन ऑफ डांस टीम फॉर द सेकंड ईयर.
तो मैंने ऑडिशन दे दिया था, आई वाज सिलेक्टेड और तभी प्रैक्टिस हो रही थी। और बिफोर दैट आई क्लियर्ड माय केटी एंड एवरीथिंग। बहुत मेहनत लगी इसके लिए, बट हाँ आई क्लियर्ड माय 2 केटीज आई हैड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। फिर डांस से आई लर्न हाउ पीपल हियर आर आल्सो हार्ड वर्किंग, एंड यहाँ पे कितना डिसिप्लिन जरूरी होता है इन डांस ऑल्सो, बिकॉज इट इज अ ग्रुप थिंग, ग्रुप डांस। उसमें वी वेंट टू नेशनल लेवल इन IIM अहमदाबाद एंड वन। तो मैंने कोई भी चीज एक साथ नहीं की, बट एक चीज की लर्निंग मैंने दूसरी जगह इम्प्लीमेंट की, फिर यहाँ से जितने लोग मिले उनसे कुछ ना कुछ सीखा, फिर उसको कहीं और इम्प्लीमेंट किया, ऐसे कर करके। और जिस दिन केटी आया था ना मुझे, उस दिन मैंने सोचा था कि मेरे को TSEC में या कहीं तो लाइफ में ऐसा कुछ करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। पता नहीं क्यों ऐसे बचपना था और ऐसे प्रोमिस खुद को कर देते थे, तो उसकी वजह से बहुत प्रेशराइज हो गई थी मैं कि ये मेरे को करना ही है, करना ही है। तो आई यूज्ड टू पुट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट इन एवरीथिंग। तो उसकी वजह से आई थिंक दैट पुश्ड मी टू स्टार्ट माय जर्नी एंड टू स्टार्ट विद कोडिंग एंड एवरीथिंग। इसमें ही जैसे आपने पॉइंट बोला कि आपने में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, तो वही इस जगह पे काम आई कि जब आप डिप्रेसिंग स्टेट में थी, तो आपको मेरे हिसाब से वही चीज काम आई एक टाइम पे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपकी, एक बार आप किसी स्पोर्ट्स में हो, आपकी एग्रेसिवनेस, एजिटिलिटी, मतलब जो भी आप किसी गेम गेम में लगाते हो, वो बहुत टाइम तक आपके साथ रहता है। और कभी भी आप डिप्रेसिंग स्टेट में जाते हो या और भी किसी स्टेट में, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा वाइटल प्ले करता है कम बैक करने में उस चीज से। आपको क्या लगता है इस बारे में? सी मेंटल हेल्थ इज अ वेरी ऐसा ग्रे स्पेस, क्योंकि वहाँ पे हर एक जन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, हर एक जन डिफरेंट तरीके से डील करता है। तो आप जैसे बोल रहे हो स्पोर्ट्समैनशिप हेल्प किया होगा, शायद कर भी सकता है, पर मेरे को क्या हेल्प किया था कि लुकिंग एट माय फैमिली एंड द सिचुएशंस दैट वर इन माय फैमिली, उसकी वजह से मैंने ओपन अप होना चालू किया कि प्रॉब्लम्स तो है, पर जब तक बात नहीं करूंगी ना तब तक समझ ही नहीं आएगा कि हो रहा क्या है मेरे साथ। तो मैंने अपनी पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट किया, ओपन अप होना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। फिर उससे मेरे को थोड़ा हिम्मत मिला कि हाँ ठीक है, हो सकता है। बिकॉज दे यूज्ड टू टेल मी, अनुष्का प्रेशर आया है तो छोड़ दे इंजीनियरिंग, कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो, उनको ऐसे था कि अगर इसको प्रेशर आ रहा है, हमको ऐसे कोई काम ही नहीं कराना है जिसमें उसको दुख हो या कुछ ऐसा हो। बट आई न्यू कि नहीं, मैंने खुद की अपनी मर्जी से लिया है इंजीनियरिंग, तो अगर ये लोग ऐसा कुछ प्रेशर नहीं डालते तो वाई एम आई प्रेशराइजिंग माई सेल्फ। मैं भी अपनी मस्ती से आराम से कर सकती हूँ ना, अपने पेस पे। तो वैसे कर करके थोड़ा थोड़ा निकली मैं वो चीज से कि ओके अभी खुद को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। खुद ही से बात करते हैं ना जब हम एंशियस होते हैं कि अरे यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वैसे ही धीरे धीरे मैंने खुद से बात करना चालू किया कि मम्मी प्रेशराइज नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों खुद को इतना कर रही हूँ। ऐसे कर करके थोड़ी थोड़ी चीजें मेरी माइंड से क्लियर हुई। फिर मैंने अपना एफर्ट इस चीज में डालना चालू किया, कोडिंग में या जो भी चीज मैं कर रही थी उसमें। तो उससे मैं ओवर थिंकिंग का जो टाइम था मेरा, उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे रही थी कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास ओवर थिंक करने का, अभी काम करना है मेरे को, अभी काम करना है। ऐसे कर करके वो फेज धीरे धीरे हटा। तब जैसे आपने बोला कि जैसे आपका एक टाइम कम हो रहा था और मतलब प्रेशर तो था, क्योंकि आप जैसे अभी तक जो प्रोसेस कर रही थी वो आपको उसमें इंटरेस्ट था, आपको मजा आ रहा था। पर स्टडिंग ऐसा प्रोसेस है ना, मोस्ट मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्टडीज, मतलब उनको मजा नहीं आता है। मैं भी बोलूँ, मतलब आप जैसे बोलिए जेई में आपका अच्छा नहीं गया, मेरा जेई अच्छा गया था एंड आई ऑल्सो क्लियर एडवांस। पर उसमें क्या है, मेरे को फिर करने में एक तरीके से डिसिप्लिन था, पर आपका जैसे इंटरेस्ट था उसमें, सिंगिंग डांसिंग, जैसे आपने बोला कि 3 साल का आपका ट्रेनिंग है सिंगिंग में, तो उसमें आपका डिसिप्लिन था। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या बात होता है कि क्या बोलते हैं, आप जो चीज कर रहे हो वो डिसिप्लिन मैनर में करते रहे। आपको जैसे जो डिप्रेसिंग फेज था, तो आपको मोटिवेशन किस चीज से आया कि अभी ये सब नहीं करना है, ये सब एक स्टेट है, मतलब आपको आगे जाना था। फिर आपने नई चीज स्टार्ट किया, आपके लिए कोडिंग बहुत नई थी, तो फिर आपने वो स्टार्ट किया। तो लाइक मेरे हिसाब से क्या लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए, मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? आपको डिसिप्लिन ज्यादा मदद किया कि सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन जो बीच बीच में आती है? देखो, अगर मैंने ना जब हमेशा कोई भी प्लान बनाती थी ना, कोई भी स्केड्यूल, उसके पहले मैं एक पेपर लेती थी, उस पर 1 वीक का स्केड्यूल लिखती थी, क्योंकि मेरे को मालूम है 1 वीक से ज्यादा मैं फॉलो करूंगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी कोई भी चीज से ऐसे कर लिया, थोड़ा टाइम नहीं हो रहा मेरे से तो छोड़ देती थी।
तो मेरे लिए डिसिप्लिन में आना ना बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मेरे को कोडिंग के अलावा और कुछ पसंद नहीं था कॉलेज में। मैथमेटिक्स से तो मैं दूर भागती थी बहुत ज्यादा। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जिससे मैं बहुत दूर भागती थी। तो उसी वजह से मेरा पॉइंटर भी कम आने लगा, तो मेरे को मोटिवेशन थोड़ा कम होने लगा अंदर से कि शायद मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती, इंजीनियरिंग के लिए बनी ही नहीं हूँ मैं। तो मैं बहुत ऐसे उसमें भी ओवरथिंक करने लगती। तो मैं खुद को क्या सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी अभी खुद के लिए करने के लिए, कि हमेशा पेपर लेके बैठ तो नहीं सकती, हमेशा एक ही कद स्केड्यूल नहीं बना सकती मैं, हमेशा सब चीज पे फोकस नहीं कर सकती। तो अभी क्या कर सकती हूँ मैं खुद के लिए बेस्ट, कि मैं आज का सोचूं, अभी का सोचूं, और अभी जो बेस्ट कर सकती हूँ करूँ। वीक का जो होगा वो बाद में देखेंगे, अभी का अभी देखते हैं। ऐसे कर करके मैंने पहले फर्स्ट 3 डेज कंसिस्टेंटली किया, फिर उसके बाद वापस एक दिन ब्रेक ले लिया, तो वापस लेजी हो गई, फिर वापस मैंने ट्राई किया स्टार्ट करने का विद सेम मोटिवेशन। फिर मेरे को ना ऐसे बार बार मोटिवेशन की जरूरत तो पड़ती थी, तो मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी जो बोलते हैं ना कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी होता है, कि चिस्पा मोटिवेशन, फिर बियर बाइसेप्स, बहुत सारे मैं पॉडकास्ट सुनती थी जिससे मेरे को मोटिवेशन आए, क्योंकि मैं दूसरों की स्टोरी देख के ऐसा लगता था अरे यार ये कर सकते हैं, मेरे को भी करना है। क्योंकि जब हम लोग ये सब चीजें सुनते हैं, ये सब चीजें देखते हैं, तो हम वो एक जोन में आ जाते हैं। जैसे कोई भी एक मूवी भी देखा चक दे इंडिया, तो क्या जोन में आ जाता है, अरे यार मैं तो करके रहूंगी कुछ भी, आज तो जो भी दे दो सब उखाड़ लूंगी, ऐसे जोन में आ जाते हैं। तो वो जोन ना मैक्सिमम 3 दिन तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। तो मेरे को वो मोटिवेशन डोज बार बार खुद को देना पड़ा। पहले एवरी 3 डेज देना पड़ता था, फिर एवरी 5 डेज देना पड़ता था, फिर धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी बनते गया धीरे धीरे। बहुत बहुत ही बकवास स्लो प्रोसेस था मेरा करने का, जबकि मैं एक स्पोर्ट्समैन थी, फिर भी मेरे को इतना टाइम लगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, मेरे को लगता था कि कुछ होएगा नहीं मेरा। तो मेरे को तो बहुत टाइम लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हारे पास ऐसे कोई एक फ्रेंड होना चाहिए जो तुम्हारे से थोड़ा बेटर हो कोई चीज में, और तुम उनसे थोड़े बेटर हो कोई चीज में। जैसे कि तुम एक चीज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें तुम बेसिक हो, दोनों सेम लेवल पे हो, पर तुम दोनों में कोई कोई एक क्वालिटी है जो एक दूसरे से अच्छी है, ठीक है। तो तुम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो कि हाँ आज हम लोग 10 सॉल्व करेंगे लीड कोड पे, उतना किया, वो तुम्हारा गोल है आज का। तो 10 में से फर्स्ट फर्स्ट वीक में 3 होते थे, फिर धीरे धीरे करके 7 होने लगे, फिर 10 होने लगे, फिर हमने मैक्सिमम करके 100 सबमिशन भी किए थे एक दिन में। तो विच वॉज अलॉट। इतना ज्यादा हम लोग एक दूसरे पे चेक करते थे कितना हुआ, नहीं कल और करना पड़ेगा, इतना नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी हम लोग कोई डॉइश बैंक और जेबी मॉर्गन क्रैक कर पाएंगे ऐसे। तो यू शुड हैव दैट फ्रेंड, और यू शुड नो व्हाट कीप्स यू गोइंग। जैसे फॉर मी इट वाज वो टॉक्सिक पॉजिटिव वीडियोस जो तुम बोलते हो, मेरे को टॉक्सिक पॉजिटिव नहीं लगते, मेरे को वो बहुत मोटिवेटिंग लगते हैं और मेरे को वो जोन में डाल देते हैं। तो मेरे लिए वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट थे। और तीसरा, कि अपने जो भी तुम्हारा वर्क स्पेस है उसके सामने ऐसी चीजें लिख के रखो, तुम्हारे लैपटॉप के पीछे या कहीं पे, जो तुम जैसे ही थको ऊपर देखो वो तुम पढ़ रहे हो, वापस से तुम्हें मोटिवेशन आ जाए। तो मैंने तो बहुत सारे कोट्स लिख के रखे हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाना है, और तुम अगर कोई चीज को रेडी हो, कुछ तुम्हारा गोल तुमको मालूम है क्या है, तो तुम सब चीज सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होने चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करे तो फिर तो तुम वो गोल अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो बार बार मैं वो सब कोट्स रीड करती थी, जैसे ही मुंह ऊपर किया, एक साइड स्केड्यूल है, एक साइड ये कोट्स है, तो बार बार मोटिवेशन आता था। तो हाँ, दैट वर्क फॉर मी। जैसे आपने बताया, आपने इंजीनियरिंग लिया, जैसे अभी आपका मतलब मन था कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, पर एक मिथ है इंडियन सोसाइटी में, या अभी के जो है कि मोस्टली गर्ल्स इंजीनियरिंग नहीं लेती हैं। तो तो आपने इंजीनियरिंग लिया, और वाई आपने इंजीनियरिंग तो लिया, पर आपने थार्डोमल में क्यों लिया और आपने आईटी ब्रांच ही क्यों चुनी? इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, तो सबसे पहली बात, मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था इंजीनियरिंग, मेरा फिफ्थ चॉइस था इंजीनियरिंग। मेरा फर्स्ट चॉइस, मेरे फर्स्ट 4 चॉइसेस थे डिजाइनिंग, सिंगिंग, मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन, मीडिया, या फिर मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना था, मेरे को पायलट बनना था। उसके बाद ही मेरा फिफ्थ ऑप्शन था कोडिंग। तो ये सब चीजें वे आउट किया। फर्स्ट 3 चीजें तो आर्ट्स में थी, तो पहले ही पेरेंट्स ने बोला कि इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, तुम तो करोगे ही नहीं है, हम करने नहीं देंगे तुमको, ठीक है। तो वो चीज तो पहले ही एलिमिनेट हो गई। फिर हमने देखा पायलट ट्रेनिंग का कितना कॉस्ट लगता है। तो पायलट ट्रेनिंग का कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ लगता है। तो वो तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज थी, और उसके बाद भी तुमको जॉब मिलने की गारंटी नहीं है। तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज थी वो।
तो लास्ट आया कोडिंग का कोई भी इंजीनियरिंग कर लो या कोडिंग का कोई भी डिग्री कर लो। तो मैं बहुत, मेरे को जेईई में बहुत कम मार्क्स आए थे और सीईटी में भी बहुत ही कम मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं तभी बहुत लो फेज में थी, 11th और 12th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो वो पता नहीं वो 2 साल मैंने किया भी क्या, ना स्पोर्ट्स किया, ना करिकुलर, ना पढ़ाई, पता नहीं किया क्या। तो उसके बाद मेरे को लग रहा था कि कोई कॉलेज में एडमिशन तो मिलना ही नहीं है, मेरे को ये सिंधी कोटा वगैरह तो पता भी नहीं था कुछ होता है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कभी उतना ज्यादा एडमिशन कैसे होता है वगैरह उस सब में। फिर मैं पुणे गई अपनी फ्रेंड के साथ, जिसको सीईटी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। हमने सारे कॉलेजेस देखे, उसको एमआईटी डब्ल्यूपीओ में मिल गया और मेरे को उसमें उसको सीएस मिल रहा था उधर, और मेरे को उधर जो सबसे कम ग्रेड वाली जो डिग्री होती है, आई थिंक मैकेनिकल था उधर या केमिकल, मैकेनिकल, तो बायोमेडिकल, हाँ, मेटलर्जिकल। तो वो मिल रहा था, जबकि मेरे को सिर्फ कोडिंग करना था, मेरे को और कुछ करना नहीं था। तो वो लोग बोल रहे थे कि इफ यू गिव 10 lakhs यू गेट एडमिशन हियर। तो मैंने सोचा अरे भाई ये तो और भी इम्प्रैक्टिकल है, एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतने पैसे क्यों देने। तो फिर मैंने और रिसर्च किया, बहुत सारे कॉलेजेस थे भी जहाँ पे मिल रहा था, बट वो उतने ज्यादा अच्छे दिख रहे नहीं थे, और दे वर वेरी फार फ्रॉम माई हाउस वेयर आई लिव, इधर दे वर इन सम डिफरेंट सिटी, या फिर अगर घर के पास मतलब मुंबई में भी थे तो बहुत ही वियर्ड शेडी लोकेशंस में थे। तो अभी मैंने क्या सोचा कि अब जितना हो गया हो गया, ठीक है, जितने मार्क्स आए उससे जितना बेस्ट मिल सकते हैं कॉलेज वो ले लो, उसके बाद तुम देखो आगे तुम वहां से आगे कैसे बढ़ सकती हो। क्योंकि जब मैं आईआईटी का पढ़ाई कर रही थी तभी मेरे को मेरे एक सर थे यही बोलते थे कि तुम तो लड़की हो, तुम थोड़ी आईआईटी करोगी, आईआईटी पहुंच पाओगी, तुम थोड़ी कुछ कर पाओगी लाइफ में। तो उस दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वाजंट एबल टू परफॉर्म। तो वो सर का दिमाग में आ गया, बट उन्होंने एक और चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोली थी कि अगर तुम आईआईटी नहीं भी जा पाए, उसका मतलब क्या हुआ कि तुमने 11th और 12th में उतनी मेहनत नहीं की कि तुम वहां तक पहुंच पाए जहाँ पे वो लेवल पे हैं आईआईटीएंस। पर अगर तुम अभी इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम यहाँ पे हो, और तुमने उसके बाद जाके आईआईटीएंस जितनी और उनसे ज्यादा मेहनत करी, तो तुम उनसे भी आगे जा सकते हो। तो तुम्हारी लाइफ के तुमको सिर्फ 2 साल देने हैं, जिसमें तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम बाकी लोगों के जो तुम सोचते हो जिनके जैसा बनना है उनके लेवल पे आ जाओगे। तो ये चीज मेरे दिमाग में घूमने जा रही थी। तो फिर मैंने देखा कि टीसेक में ओके एडमिशन मिल रहा है क्योंकि सिंधी कोटा है, मैंने तो सिंधी कोटा से ही एडमिशन लिया। और आईटी इसके लिए लिया क्योंकि फटाफट फर्स्ट लिस्ट में मिल गया था, कॉम्स मेरे को मिल जाता सेकंड लिस्ट में, बट मेरे को अपने सीनियर्स ने मिसगाइड किया, उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स कॉम्स को पूरे 4 साल है जबकि आईटी को सिर्फ 2 साल है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हाँ, दैट इज व्हाई आई टुक आईटी। ये अपने सीनियर्स बहुत फैलाते हैं, मैंने सुना है। हाँ तो अभी जैसे माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक, आप ने जैसे बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज की, तो आपने यूट्यूब चैनल भी खोला था जिसमें आप लीड मतलब पढ़ाती थी बच्चों को, तो उससे आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? लाइक आपके लिए भी एक नया था कि आप एक यूट्यूब चैनल खोली, तो उससे आपने क्या सीखा? तो मैंने ना अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल खोला था जब मैं 11th में थी। मैं उसमें सोचा था कि गाना गाऊंगी, अपलोड करूंगी, मस्त व्यूज आएंगे, फेमस हो जाऊंगी। बनाया, एक ही वीडियो डाला, उसके बाद वो जेई का प्रेशर आने लगा तो उसके बाद वीडियो ही नहीं डाला, वो चैनल अभी तक एम्प्टी है, सिर्फ एक वो गाना है उसपे। फिर मैंने यूट्यूब चैनल चालू क्यों किया अभी, क्योंकि मैं लीड कोड सॉल्व कर रही थी और मेरे को मालूम पड़ा कि इंटरव्यूज में ना हम लोग कोई भी फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड इंटरव्यू होता है, तो उसमें क्या होता है, गूगल डॉक देते हैं, एक क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं, वो भी एकदम वेग टर्म्स में। तुमको क्वेश्चन समझना है और उनको समझाना है, ठीक है, और हर एक टाइप की अप्रोचेस समझानी है। वो तुम कैसे कर पाओगे स्क्रीन पे बैठ के सामने वाले को सेम एनर्जी पहुंचाना, सेम मीनिंग पहुंचाना, जब तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो चीज की। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो सॉल्व करके अपलोड करना चालू किया, जैसे कि मैं समझा सकूं लोगों को, या एटलीस्ट मैं देखूं कि अरे मैंने इतना बकवास समझाया, नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छे समझाना है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और मेहनत करके इस जगह पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो अभी आई होप कि मैं वो यूट्यूब चैनल को थोड़ा आगे ले जाऊं माय लाइफ में। ये एक वो भी है फिलॉसफी में था कि कॉन्सेप्ट कि आप जैसे कोई भी चीज पढ़ाते हैं, जब आप पढ़ाते हैं तो उसको आप
80 to 90% रिटेन कर लेते हैं व्हेन जस्ट रीड, और आपने ऊपर ऊपर से मतलब देख लिया तो आप उतना रिटेन नहीं कर पाते, तो आपको लीड कोड्स फिर आप मास्टर हो गई होगी लीड कोड्स की जब आपने वो यूट्यूब पे समझाया, तो आप हर बार प्रैक्टिस करती थी कि मैं अच्छे से और समझा पाऊँ क्योंकि मेरे को दूसरे को भी समझाना है, तो आप उसको और अच्छे से पढ़ती थी। तो मेरे हिसाब से यही यही था यही फायदा हुआ आपको आपके कोडिंग राउंड्स में, राइट? करेक्ट। तो क्या और भी एक फायदा हुआ कि जैसे अभी मैंने बहुत टाइम से लीड कोड नहीं किया है प्रॉपर्ली। जब मैं प्लेसमेंट का टाइम था जेपी मॉर्गन के पहले, तभी बहुत ज्यादा करती थी। तो अभी क्या हो गया ना, मैंने उस टाइम पे उतना ज्यादा मेहनत किया, हर एक काम को, हर एक कंसेप्ट को इतना अच्छे से समझा कि अभी भी अगर कोई मेरे को वो सम दे देना, मैं समझा तो दूंगी ही उसको कि कैसे करना है वो, भले ही मैं खुद सॉल्व ना कर पाऊँ, सारे टेस्ट केस क्लियर ना हो, बट मैं समझा तो दूंगी। अगर वो रेगुलरली कोड करता है, वो समझ के सारे टेस्ट केसेस भी क्लियर कर लेगा। बट मेरे को उसके लिए वापस प्रैक्टिस लगेगा कि अगर कोड करके भी सारे क्लियर करना, बट मैं समझाऊंगी तो उसमें आई थिंक even though now when I'm giving interviews, I'm able to portray everything clearly because of that YouTube channel. So I'm glad that I started. यस। और जैसे आपने बोला कि आप बहुत सारे क्लब्स में थी, एक फेज था कि आप 5-5 क्लब्स में थी लिटरली, जहाँ पे जो भी मैनेज वर्क करना हार्ड होता है उसमें भी आप 5-5 क्लब्स में थी। तो मेरा उसी पे है कि जैसे जो एथलीट हैं वो आते हैं और मतलब उनका बस एक एंथुसियाज्म होता है कि जल्दी जल्दी कोई ना कोई क्लब में जाए, तो एक एक तरीके वो पीछे बैक ऑफ द माइंड वो चलता है बैक एंड में कि हमें उससे फेम मिलेगा और दोस्तों में थोड़ा वो हो जाएगा कि अरे ये क्लब में है, ये क्लब में है। तो आपको क्या लगता है एथलीट्स को मतलब मोस्टली जो भी हो जो क्लब्स ले रहे हैं और उनमें उनको जाना चाहिए और उससे क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स को? आपको क्या लगता है? जैसे आप मोस्ट ऑफ द सारे क्लब्स में रही होंगी अभी तक, तो आपको क्या लगता है क्लब्स कितना वैल्यू ऐड करते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में? तो सबसे पहले तो जब मैं एफई में आई थी तब मैं कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया था, मतलब कमिटी ज्वाइन नहीं किया था। मैं ऐसे करिकुलर में ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि मैंने देखा कि क्या क्या करवा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, मेरे को वो सब करना ही नहीं था। मैंने सोचा कि सेकंड ईयर में जब पोजीशंस मिलेंगी, क्योंकि सेकंड ईयर से ही दे गिव यू सम गुड पोजीशंस इन द कमिटी, राइट, तो तभी मैं ज्वाइन करूँ ना, अभी करके क्या फायदा। तो ऐसे हुआ। तो फर्स्ट ईयर में मैं सीआर भी थी, तो मैं ऑलरेडी स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट थी। जब हम लोग का टाइम था, जब भी स्टूडेंट काउंसिल जो था पुराने टाइम में, हमारे टाइम में, पुराना नहीं मतलब 3 years बैक, तभी ऐसा होता था कि सारे सीआर सारे ईयर्स के स्टूडेंट काउंसिल होते थे, जैसा अभी होता है ना वैसे नहीं होता था। तो तभी वो सिस्टम था। तो फर्स्ट ईयर में से सिर्फ मैं अकेली थी सीआर, पता नहीं क्यों, और सिर्फ मैं अकेली फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट काउंसिल में थी। तो वो चीज हुआ। बट मेरा एडवाइस होगा कि देखो, तुमको कमिटीज में से, क्लब में से फ्रेंड्स मिलेंगे, तुम कम्युनिकेशन स्किल्स सीखोगे, तुम जुगाड़ सीखोगे, ठीक है। तो वो तो तुम एक क्लब में से भी या एक कमिटी में से भी रह के सीख सकते हो। अगर तुमको कोई और चीज, टेक्निकल चीजें हैं वो सब सीखनी है, तो थोड़े क्लब्स हैं, कमिटीज हैं जहाँ सीख सकते हो, जैसे कोडसेल है, मैड क्लब है, वहाँ पे सीख सकते हो। पर जो बाकी है कमिटीज, उसमें उतना ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है अगर तुमको टेक्निकल साइड में जाना है तो तुम वो देख लो। और कभी भी 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा क्लब्स मत पार्टिसिपेट मत कर, नहीं तो केटी लग जाएगा। मेरे को भी लगा था। तो दैट वाज माय एडवाइस कि ज्यादा मत करो खुद को प्रेशर। तो यही जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक वो होता है कि आप जैसे बहुत सारे क्लब्स में जा रहे हो ना, तो आपका क्या होगा, मेंटल हेल्थ वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज में कोई क्लब हो जो मतलब मेंटली सपोर्ट करे आपको, तो वो क्लब में आप जा सकते हो। और सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपने अपने कोडिंग की जर्नी में या आपके इंजीनियरिंग जर्नी में आपने इंटर्नशिप की थी, मुझे जितना पता है आपने अमेजोन और मिंत्रा भी की थी। सो बीइंग एन इंटर्न एट अमेजोन एंड मिंत्रा, व्हाट स्किल्स यू एक्वायर्ड फ्रॉम देम? लाइक आपने उसमें क्या क्या सीखा? जैसे क्यूबिकल में जैसे कैसे भी मतलब क्या करना रहता है और कैसे वो कल्चर चलता है, क्यूबिकल कल्चर जो है, तो आपने उसमें से क्या सीखा? तो मेरी है ना दोनों इंटर्नशिप्स वर्क फ्रॉम होम थी क्योंकि कोविड का टाइम था। और सबसे पहले चीज क्या हुई कि कोई भी इंटर्नशिप के पहले ना हम लोग खुद को एस्टिमेट करते हैं कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है और मेरे से क्या ही होगा यहाँ पे जाके।
बट तुम देखोगे ना आजू बाजू सब लोग ऐसे ही होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता, सब गूगल करके सीख के इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज सीखी मैंने कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसी है जिसको लगता है कि मैं बहुत बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। सब लोग ऐसे होते हैं, बस वो ट्राई ज्यादा करते हैं और वो सॉल्व ज्यादा कर पाते हैं क्योंकि वो अटेम्प्ट ज्यादा लेते हैं वो चीज सॉल्व करने की या वो चीज कोड करने की। ठीक है, तो वो सीखा मैंने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो कंपनीज होती है ना एमएनसीज, उसमें और स्टार्टअप्स में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे तुमको एक मेंटर मिलता है, एक बडी मिलता है और एक मैनेजर मिलता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं तुम्हारे, तुमको असाइन होते हैं फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप में, और तुमको एक टीम मिलता है काम करने के लिए। तो ये जो बड़ी है वो तुमको हेल्प करता है कि तुम ये कंपनी में होता क्या है, और एकदम कैंडिडली बात करते हैं, एकदम फ्रेंड जैसे बन जाते हैं, इसके लिए नाम बड़ी है। फिर मेंटर होता है जो तुम उनसे पूछ सकते हो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड डाउट्स, तुम उनसे पूछ सकते हो, और कोई भी अगर छुट्टी वुट्टी लेना है तो उनसे बात कर सकते हो। और मैनेजर क्या होता है, वो तुम्हारा परफॉर्मेंस नोट डाउन करता है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रिपोर्ट भेजते हैं आगे कंपनी को, और तुम्हारा जो फाइनल प्रोजेक्ट जो बन के आएगा वो तुम मैनेजर और ये तीनों को दिखाओगे, उसके बाद तुम बाहर वालों को दिखाओगे। ठीक है, तो ये दोनों इंटर्नशिप्स में ना तुमको एक मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया था कि तुमको एक प्रोजेक्ट खत्म करना है इन द स्पैन ऑफ दीज मंथ्स, और तुमको जितना हेल्प चाहिए लो, और ये स्टार्ट करना है तुमको जितना जल्दी हो सके। ओके, तो उसके पहले भी वो लोग थोड़े कोर्सेज देते हैं जो कंपनी एथिक्स और वो सब के होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं करने, तो उसको करने के लिए सेटअप करने के लिए 1 वीक लग जाता है। वो सेटअप किया दोनों कंपनीज में। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट जैसे ही स्टार्ट किया, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। अ लॉट ऑफ रिसर्च मतलब दुनिया में जितने पॉसिबल वेज हैं अभी वो चीज करने के, जैसे अमेजोन में मैंने जियो लोकेशन पे काम किया, तो जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो चीज अचीव करने के, तुम वो देखो कि होते कैसे हैं, क्या होता है। मेरे को तो जियो लोकेशन होता क्या है वही नहीं पता था, तो वो सब पता चला और सब रीड कर करके समझ आया, और सारे जितने वेज थे पॉसिबली नोट डाउन करने होते हैं, और वो तुम्हारे मेंटर को दिखाना होता है कि देखो मैंने ये किया, बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं है। फिर बोलेंगे इसमें और रिसर्च करो या ये करो, फिर इम्प्लीमेंटेशन चालू होता है। तो तुम्हारा पूरा एसडीएलसी लाइफ साइकिल है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो तुम रियल में लिव कर रहे हो, वो तुम रियल में एक्सपीरियंस करो, जो तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो वो तुम देख रहे हो कि रियल में कैसे हो रहा है, कैसे एक प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से प्रोडक्शन में जा रहा है, यूज हो रहा है मिलियंस ऑफ पीपल से, तो वो तुम देखते हो। तो ये सीखा मैंने कि कैसे एक छोटी सी एरर या छोटी सी प्रॉब्लम या एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कितना वैल्यू ऐड करता है कंपनी में। जैसे आपने एसजी और ये सब किया, तो आपको आपने जैसे कोडिंग उसके कोडिंग स्टार्ट की थी तब आप तो इस लेवल पे पहुंच पाई, तो आपने आपको क्या लगता है आप कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा प्रोफिशिएंट थी कि आपको वो लैंग्वेज की वजह से ज्यादा मदद मिली इंटर्नशिप राउंड्स में अमेजोन और मिंत्रा की? इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ओके, तो मैंने तो जावा में कोड किया था, मैंने स्टार्ट सी प्लस प्लस से किया था, बट इस बार मैंने सीनियर्स की सुनी, अच्छे सीनियर्स की, और उन्होंने बोला कि जावा कर लो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज बैंक्स और वो सब जो भी होते हैं वो लोग जावा में ज्यादा इंटरव्यू वालों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा ऊप्स कंसेप्ट होते हैं और बहुत मतलब बहुत अलग अलग कंसेप्ट होते हैं जो और लैंग्वेज में नहीं है। तो मैंने वो सुना और मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, मैंने स्टार्ट किया। हाफ ऑफ द कोडिंग जर्नी मैंने सी प्लस प्लस में किया था, फिर जावा में किया। वैसे स्विच करना इज नॉट रिकमेंडेड, बट मैंने फिर भी किया, पता नहीं क्यों, और किया। फिर मैंने जावा में कोड करती रही, जितना प्रोफिशिएंट मैं सी प्लस प्लस में थी उतना ही और एक्स्ट्रा टाइम लगा मेरे को जावा में प्रोफिशिएंट होने के लिए। तो मेरे हिसाब से जावा, क्योंकि देखो सी प्लस प्लस तुमको कंपेरेटिव कोडिंग उन सब में काम आएगा, ठीक है, बट जब तुम इंटरव्यू उसके लिए प्रिपेयर करोगे तुमको जावा के कंसेप्ट वो सब अलग से वैसे भी पढ़ने हैं, तो व्हाई नॉट डू फ्रॉम द स्टार्ट इन जावा, क्योंकि वो उससे भी तुम सीपी कर ही सकते हो, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। आई नो सीपी इज ऑल अबाउट स्पीड, बट तुमको इंटरव्यू उस पर अगर फोकस कर रहे हो तो वो तुमको ऑलरेडी वैसे ही बाय डिफॉल्ट पढ़ने का रिकमेंड करेंगे सब लोग। तो मेरे हिसाब से तो स्टार्ट विद जावा इफ यू फोकसिंग ऑन इंटरव्यूज। अगर कंपैरेटिव कोडिंग पे फोकस करे तो सी प्लस प्लस से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अनुष्का, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक आपने जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो मोस्टली बच्चे दो एक पॉइंट पे आते हैं जब वो फर्स्ट ईयर से निकलते हैं, तो एक पॉइंट पे आते हैं वो उनको दो चीज चुनना रहता है, ऐप डेवलपमेंट, बीट ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट। सो आपने क्या चुना था और क्यों?